हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और सभी का स्वागत है आज की क्लास में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से चलती रहे। जैसे आपको पता है कि हम आपके साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे टॉपर्स को, हमारे जेआरएफ फोल्डर्स को। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हमारे साथ हैं स्नेहा प्रसाद जिन्होंने अपना जेआरएफ क्रैक किया है इंग्लिश में। वेलकम स्नेहा। थैंक यू सो मच सर। और उसके बाद है हमारे साथ मुस्कान गोदिका, इन्होंने अपना कॉमर्स में जेआरएफ क्लियर किया है। वेलकम मुस्कान। थैंक यू सर। ओके, सो इससे पहले कि हम कोई और बातचीत करें, रिजल्ट का दिन थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए। जब आपने रिजल्ट देखा था, मतलब इट वाज लाइक रिजल्ट आ गया जी, रिजल्ट आ गया, उसके बाद रिजल्ट देखा और रिजल्ट में जेआरएफ दिखा, तो वो कैसी फीलिंग थी? लाइक वो उस मोमेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए स्नेहा। सर पहले तो मतलब थोड़ा शॉकिंग था। नेट ही कर रही थी मैं, बट जब जेआरएफ देखा तो मतलब मुझे कुछ सेकंड्स के लिए बिलीव ही नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने मतलब घर पे सभी को बताया, मम्मी पापा और मेरी बहन को। तो हम लोग बहुत खुश थे, शॉक भी थे, बट कुछ देर बाद मतलब खुशी थी। तो इट वाज इनक्रेडिबल। ओके, तो काफी मतलब यू डिड नॉट एक्सपेक्ट कि आपका जेआरएफ होगा, राइट? यू आर थिंकिंग अबाउट नेट। नहीं सर, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट मेरा नेट भी नहीं हुआ था और जेआरएफ भी नहीं। तो सर इस बार मतलब मैंने सोचा कि सिर्फ नेट ही होगा और मतलब मेंटली प्रिपेयर भी हो गई थी कि फिर से स्टार्ट करना है सर के साथ ही, तो जेआरएफ के लिए। लेकिन इस बार सर दोनों हो गया तो हम बहुत खुश हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मुस्कान, आपका एक्सपीरियंस कैसा था उस टाइम पे? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मतलब मेरा परसेंटाइल 99.97 था, तो इतना तो मैं बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन हाँ, वो देखा, अच्छा लगा बहुत। मम्मी पापा को बताया, भाई को बताया, सब बहुत खुश थे कि चलो हो गया। क्योंकि इतना अनसर्टेनिटी आया था पूरी जर्नी में कोविड की वजह से, तो एट द एंड रिलीफ था एक। चलिए, मतलब कहीं अगर आप दोनों के बारे में देखा जाए तो दोनों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और जब आपको एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिल जाता है ना तो आपकी खुशी एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाती है। एक तो हम एक्सपेक्ट करते हैं जी ना कि यार पेपर बहुत अच्छा हुआ था, मूव हाँ, करेगा, बट आप सोच के कुछ जाते हो। मतलब एक्सपेक्टेशन से अगर कम मिले तो जितनी तकलीफ होती है, एक्सपेक्टेशन से उतना ज्यादा मिले तो उतनी खुशी होती है कि फाइनली नेट के लिए सोच रहे हाँ थे सर। और जेआरएफ का वो क्लियर हुआ। चलो, ये तो आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस बताया। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए स्नेहा, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। सर मेरा नाम स्नेहा प्रसाद है और सर मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया है बीएचयू से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और उसके बाद सर मैं घर आ गई थी कोविड के वजह से, लॉकडाउन के टाइम। तो उस टाइम ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। और सर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट से ही आपके साथ हूँ, लेकिन उस टाइम से मतलब मैं ज़्यादा सीरियस थी। तो पेपर वन तो बिल्कुल आप पर ही डिपेंड था, और उसके बाद से सर मैंने पेपर टू खुद से स्टार्ट किया। तो 6 मंथ वॉज इनफ। तो एट द एंड सर रिजल्ट इज हियर। ओके सर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हो आप? ओके। जी सर। मुस्कान, आप बताइए अपने बारे में। मैं जयपुर से हूँ और मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से अपना बीकॉम और एमकॉम किया है। और उसके बाद अप्रैल में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो तब मैंने टॉपर्स के वीडियोस देखे थे, तो मुझे आपके बारे में पता चला था, तलवीर सर के बारे में, क्योंकि तब तक मुझे पता नहीं था, मैं फील्ड में बिल्कुल नई थी। उसके बाद फिर मैंने उसी टाइम पे ही सब्सक्रिप्शन ले लिया था, ज्वाइन कर लिया था। फिर मैंने डेडिकेटेडली अप्रैल से प्रिपरेशन स्टार्ट करती थी अपनी। पेपर वन एंड पेपर टू बोथ आपके साथ ही किया है मैंने, क्योंकि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो वो हो गया। तो आपको डबल फायदा हो गया, मतलब पेपर टू भी आपको। हाँ, डबल फायदा हो गया। कहीं और नहीं जाना पड़ा। नहीं, एक्चुअली ये कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं मुझे, सर आप इंग्लिश भी पढ़ा दीजिए, आप हिस्ट्री भी पढ़ा दीजिए। तो मेरी फील्ड ही नहीं है, कैसे कर सकता हूँ? वो बहुत समझ, तो फिर मैं हाँ, इंग्लिश कैसे पढ़ा दूं? चलिए, ओवरऑल जर्नी के बारे में अगर बात करें, जैसे मुस्कान ने बोला कि काफी अनसर्टेनिटी रही है, इवन के आप स्नेहा, आप भी हॉस्टल से वापस आ गए थे घर अपने कोविड की वजह से। तो जब बहुत सारी अनसर्टेनिटी होती है ना, तो अपने आप को स्टेबल रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना? आपको लगता है यार पता नहीं हाँ, होगा, या मतलब बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं और हम सोचते हैं कि पता नहीं, मतलब एक अलग सा सिनेरियो होता है जिसको आप वर्ड्स में भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बस आप उसको फील करते हो। हाँ, हर जगह पे आप उसी चीज को देख रहे हो। आप लॉक हो घर पे, आप बाहर नहीं जा सकते हो। यू नो किस तरीके से आप अपने आप बंद हो गए हो घर के अंदर, की बहुत सारी चीजें आपको लगता है कि सही नहीं हो रही है।
तो इस टाइम के दौरान अपनी प्रिपरेशन को कैसे जारी रखा आपने? स्नेहा। सर मैं तो लॉकडाउन में जब घर आ गई थी तो मेरा सेमेस्टर एग्जाम भी बाकी था। तो सर मतलब मैंने ये पहले सोचा कि मुझे लॉकडाउन जब एंड होगा तो मुझे रिजल्ट के दिन रोना नहीं। तो सर ये सोचकर, और आप जो हमेशा कहते हैं कि प्रिपरेशन मतलब चालू रखो, तो आपका मतलब मैंने देखा पेपर 1, तो बस वहीं से सर मैंने स्टार्ट कर दिया कि मुझे रोज पेपर 1 भी करना है, पेपर 2 भी करना है, साथ में सेमेस्टर की पढ़ाई भी कंटिन्यू रखनी है। तो सर मैंने 6 मंथ नो सोशल मीडिया, किसी फ्रेंड से ज्यादा कांटेक्ट नहीं, और मैंने ऐसे बस प्रिपरेशन सर स्टार्ट कर दिया और बस हो गया सर। तो मतलब कहीं ना कहीं सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब मुझे ऐसा वर्ड यूज करना चाहिए कि सेल्फ जी सर। डिसिप्लिन रखा आपको। जी जी। और सर आप हमेशा वीडियोस में बोलते भी है कि मतलब जेआरएफ होगा तो तुम्हारा निकलेगा, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। तो सर ये मतलब एक तरह से मोटिवेशन भी था कि सर हमेशा हमें मोटिवेट कर रहे हैं टू मूव फॉरवर्ड। सर ये लेकर मैंने स्टार्ट किया था जर्नी, और अभी भी वो मतलब कंटिन्यू करूंगी मैं। ओके ओके, चलिए। और मुस्कान, आपकी जर्नी कैसी रही? आपको कभी लगा कि नहीं गिव अप कर मेरी देते या नहीं हो रहा? नहीं, एक्चुअली मेरे साथ उल्टा हो गया था, बिकॉज मैंने प्रिपरेशन बहुत लेट स्टार्ट किया था और मेरा भी एमकॉम सेकेंड ईयर के एग्जाम्स थे, तो मैंने प्रिपरेशन भी लेट स्टार्ट किया था। तो वो कोविड की वजह से जो एग्जाम पोस्टपोन हुए सब हुए, तो वो मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, क्योंकि मेरे को टाइम ज्यादा मिल गया था, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन लेट स्टार्ट किया था। और मैं सोशल मीडिया वगैरह पे तो पहले भी नहीं थी, अभी भी इतनी ज्यादा नहीं हूँ, मैं कट ऑफ ही रहती थी, मतलब ये सब न्यूज से पोस्टपोन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मेरे लिए वो अच्छा हो गया, क्योंकि मुझे प्रिपरेशन का, पढ़ाई करने का टाइम ज्यादा मिल गया था पोस्टपोन होने के चक्कर में। तो वो मेरे लिए तो अच्छा बात रही एक्चुअली में। ओके, सो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोविड की वजह से आपको वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आया, आपको लगा कि यार हाँ, क्योंकि मैंने लेट स्टार्ट किया था, तो इसलिए। चलिए, तो मतलब लेट स्टार्ट किया था। इस फील्ड में क्यों आए? सिंपल क्वेश्चन, व्हाई असिस्टेंट प्रोफेसर, व्हाई रिसर्च, व्हाई जेआरएफ? सर टीचिंग तो मुझे हमेशा से एक नोबल प्रोफेशन लगा है, और जब से मैं कॉलेज गई हूँ तो मैंने अपने प्रोफेसर्स को देखा, तो उन्हें देखकर हमेशा इंस्पायर हुई हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ट्राई किया जाए, एंड बस सर इसी तरह से इतनी दूर आ गई, तो आगे भी चली जाऊंगी। ओके, और मुस्कान आप? मेरा इंटरेस्ट तो मेनली टीचिंग का ही है। मुझे पढ़ाना हमेशा से ही पसंद है, अभी से नहीं, पहले से मैं हमेशा पढ़ाती भी आई हूँ सबको किसी ना किसी तरीके से। तो मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, प्लस इस फील्ड में बहुत स्कोप है, मुझे ऐसा लगता है आगे आप बहुत कुछ कर सकते हो बहुत। तो वो दोनों ही फैक्टर्स थे, मेनली फैक्टर इंटरेस्ट ही है टीचिंग में, तो इसलिए मैं इस फील्ड में आ गई। ओके, चलो एक क्वेश्चन, सरप्राइज क्वेश्चन, ठीक है? आंसर करोगे? हाँ हाँ। चलिए, सरप्राइज क्वेश्चन है। बीइंग अ टीचर, एक क्वालिटी आपकी जो आपको लगता है आपके अंदर है या आपके अंदर होनी चाहिए, जो आपको एक बेस्ट टीचर बनाएगी जब आप टीचिंग प्रोफेशन में एंटर करो। स्नेहा। सर मेरा हमेशा से ये रहा है कि अगर मैं कभी टीचिंग प्रोफेशन उतने दूर पहुंच जाऊं, प्रोफेसर बन जाऊं, तो मैं स्टूडेंट को एज अ फ्रेंड पहले पढ़ाऊंगी, एज अ फ्रेंड अप्रोच करूंगी, सो दैट दे आर कंफर्टेबल विथ मी, दे कैन शेयर एनीथिंग दे वांट टू, और उसके बाद वो मुझे टीचर की तरह देख सकते हैं। तो सर ये मेरा मोटो है। और किसके लिए क्या कर रहे हो? कौन से स्किल पे काम कर रहे हो? सर जैसे मैंने आज तक बहुत ही ऑनलाइन क्लासेस किया, तो आपको देखती हूँ आपके क्लासेस में, तो मुझे बहुत लगता है कि कोई जान पहचान का, मतलब क्लोज रिलेटिव मुझे पढ़ा रहा है, फ्रेंड पढ़ा रहा है। तो सर मैं वही अप्रोच ट्राई कर रही हूँ, ऐसे कॉपी नहीं कर सकती, लेकिन सर हमेशा खुश होकर, हंसकर, न्यूमोनिक बनाकर, एवरीडे एग्जाम्पल लेकर ऐसे पढ़ाना चाहती हूँ मैं। ओके, मुस्कान आप? आई थिंक मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कनेक्शन। जब हम पढ़ाते हैं तो कंटेंट तो मिल जाता है, कंटेंट की कोई कमी नहीं है, किस तरह से पढ़ाना है, वो जो कनेक्ट होता है कि जब कोई आए तो एक पॉजिटिव वाइब्स जिसको बोलते हैं ना, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट लगे, कि जब बच्चा आ रहा है पढ़ने तो वो पढ़ाई तो है ही, कंटेंट तो है ही, बट एक पॉजिटिविटी लेकर जाए एट द एंड, उसको अच्छा लगे आना, बात करना या पढ़ना सीखना, वो एक इंटरेस्ट, एक क्यूरियोसिटी वाली बात है कि हाँ वेट करे कि क्लास में जाना है, अटेंड करना है। तो वो कनेक्शन आई थिंक एक टीचर में होना बहुत बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है।
ओके, और आपको लगता है आप उस कनेक्शन को बना पाओगे अपनी क्लास में? हाँ, आई थिंक सो। अब वो तो पढ़ा के पता चलेगा धीरे धीरे। आई थिंक एक स्किल है जो धीरे धीरे डेवलप होती है, ऐसा नहीं होता है कि आप फर्स्ट डे से सब हो जाता है, बट आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। टीचिंग इज अ चैलेंजिंग जॉब, राइट? आपको पता है कि हाँ people say it is a, you are walking in a park, but nobody talks about it is a Jurassic Park, which is full of like animals. कहीं बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इस फील्ड में आके पता चलेगी। थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। पहले हम पेपर 1 के बारे में बात करते हैं। आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बताइए स्नेहा। सर देखिए, मैंने आपको फर्स्ट अटेम्प्ट से ही फॉलो किया, तो सर एक बात तो ये मेरे दिमाग में रह गया था कि पेपर 1 और पेपर 2 इज इक्वली इम्पोर्टेंट। पेपर 1 सपोज हम ह्यूमन बॉडी बोल सकते हैं, नेट एनटीए नेट के पेपर को, तो पेपर 1 इज द स्केलेटल सिस्टम एंड सिमिलरली पेपर 2 इज द मस्कुलर सिस्टम। तो सर दोनों को अगर बैलेंस में रखें तभी बॉडी, ह्यूमन बॉडी वर्क करेगी, फंक्शन करेगी। तो सर मेरा अप्रोच यही था कि मैं पेपर 1 में लैग ना करूँ, कॉन्सिस्टेंट रहूँ, जैसे भी हो, आइदर यूट्यूब से या कहीं से भी मुझे रोज रिवाइज करना है पेपर 1। तो सर मैंने तो मतलब फर्स्ट आपको यूट्यूब पे ही देखा, तब मुझे अनअकैडमी के बारे में पता नहीं था। तो धीरे धीरे जैसे मैंने आपकी क्लासेस किए तो सर मेरे दिमाग में ये रह गया कि पेपर 1 का सिनोनिम है तलवीर सर। तो मैंने ब्लाइंडली आपको फॉलो किया, आपको मतलब पेपर 1 पूरा डेडिकेट कर दिया कि सर को ब्लाइंडली फॉलो करना और फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। तो सर इसी तरह से मतलब मैंने पेपर 1 का अप्रोच रखा और रेगुलर पढ़ती थी। अगर किसी दिन नहीं हो पाता था तो जैसे मैं खा रही हूँ तब भी मैं आपके वीडियो को ऑन करके सुनती रहती थी, मतलब सुनना भी एक तरह से पढ़ना ही हुआ। तो उसी तरह से सर मैंने पेपर 1 को कंटिन्यू रखा। मैथ तो थोड़ा सर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं उनका थोड़ा मैथ में प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसके लिए मैंने आपके मैराथन क्लासेस विदाउट फेल देखे सर। और इन्वायरमेंट के लिए भी जैसे मेरा इन्वायरमेंट सब्जेक्ट नहीं है, बट आपके वीडियोस देखकर पूरा क्लियर हो गया। तो सर वैसे ही मैंने पेपर 1 का अप्रोच रखा, एवरीडे करना है जैसे भी हो। सर यही स्ट्रेटेजी थी। ठीक है, और मुस्कान आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही? मेरी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मैंने आपको फॉलो किया, बट पेपर मैं सबसे पहले बोलूंगी कि सिलेबस अच्छे से देखिए, एग्जाम का डिमांड समझिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, सिलेबस देखते हैं, तो हमको आइडिया लगता है कि हम किस फील्ड में जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, बिकॉज हम 100% कवर नहीं कर सकते, जरूरत भी नहीं है आई थिंक। तो उससे हमको पता चलता है कौन से एरिया पे फोकस करना है, कौन से एरिया पे फोकस नहीं करना है। फिर मैंने बिकॉज आपकी क्लासेस ज्वाइन कर ली थी, तो पेपर 1 मैंने पूरा उससे पढ़ा, प्लस एक पियर्सन की बुक आती है। तो मेरा फोकस यही था अच्छे से सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को समझो, उसके बाद उसके क्रिस्प नोट्स बना के उनका रिविजन करो, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली एमसीक्यूज लगाओ। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट कर सकते हैं, एमसीक्यूज कर सकते हैं, आई थिंक उतना अच्छा होता है। प्लस जो स्टैटिक चीजें हैं, छोटी छोटी, जो आप भूल जाते हो, उनको अलग से आप नोट्स बना सकते हो, एकदम क्रिस्प नाम वगैरह सब जो होते हैं, देन उनको डेली बेसिस पे रिवाइज करो। प्लस एमसीक्यूज अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो सॉल्व नहीं करना है उसको, सिर्फ उसका एनालिसिस आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखना कि कौन सा एरिया में आप वीक हो, कौन सा एरिया आपका स्ट्रांग है, कौन से एरिया में आप हमेशा गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो। तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज नेट में आई थिंक टाइम मैनेजमेंट का तो इशू है नहीं इतना कुछ। तो मेनली यही है कि आपको क्वेश्चंस आए, प्लस जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो उससे नए नए कॉन्सेप्ट्स पता चलते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन कर रहे हैं, 4 ऑप्शन है, हो सकता है नहीं पता हो, तो कॉन्सेप्ट्स पता चलता है, कुछ तुक्के मार के गैस करके किए थे तो वो पता चलता है। तो आई थिंक एमसीक्यूज और रिविजन मेरा स्ट्रैटेजी था पेपर 1 के लिए। एंड पेपर 2 में मैंने बहुत सिलेक्टिव पढ़ाई की थी। बहुत सिलेक्टिव तो क्या मतलब, मैंने जैसे टैक्स छोड़ दिया था पूरा, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने टैक्स पूरा छोड़ दिया था। बट येस, पेपर 2 के लिए भी मैंने तलवीर सर को ही फॉलो किया था, और मतलब मैंने तो सिर्फ वही फॉलो किया था, मैंने ना कोई बुक्स पढ़ी ना कुछ और किया। और उसमें भी आई थिंक यही है, जैसे मैंने प्रैक्टिकल्स भी छोड़ दिए थे, टैक्स भी छोड़ दिया था, बट आई थिंक उससे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस देखेंगे तो यूल रियलाइज कि प्रैक्टिकल्स बहुत कम आते हैं। तो आई थिंक यह थोड़ा स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क और एक स्ट्रैटेजी का अगर कॉम्बिनेशन हो जाए तो आई थिंक आप कम एफर्ट में ज्यादा आउटपुट आपको मिल सकता है, रादर देन गोइंग ब्लाइंडली क्या 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 क्या। सो सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट और रिवीजन, मेरा तो यही स्ट्रैटेजी था। और सबसे इंपॉर्टेंट, डेडिकेटेड सोर्स। जैसे मैंने तलवीर सर को फॉलो किया तो मैं सिर्फ उनको ही फॉलो कर रही थी। आप जिसको भी फॉलो कर रहे हैं, तलवीर सर को करे तो बहुत अच्छा है, बट जिसको भी कर रहे हैं एक सोर्स रखिए, 4 जगह से मत पढ़िए, एक ही चीज को बार बार पढ़ रही, तो आई थिंक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
तो बस यही था मेरा स्ट्रैटेजी। लाइक आपने काफी डिटेल में बताया। मैंने पहले भी शायद किसी इंटरव्यू में इस चीज के बारे में बात की थी कि चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, इट इज जस्ट लाइक अ कोलैब। ये काफी सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है, या मैं जेआरएफ ही बोलूं, ये भी हाँ काफी सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। कंटेंट है, एमसीक्यू है, मॉक टेस्ट है, रिवीजन है, और आप कोई भी एक एलिमेंट को भी छोड़ नहीं सकते कि चल यार ये छोड़ देते हैं, हाँ तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब हाँ इससे पहले कि मैं आपको आपके सेकंड पेपर की स्ट्रेटेजी पूछूं, आप ये बताइए कि आपकी जो अप्रोच रही है, वो तो आपने बता दिया कि सिलेक्टिव अप्रोच रही है, बट स्टिल हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। जैसे मुस्कान आपने बोला कि आपको टेक्स्ट नहीं आता था, या हाँ टाइम नहीं हाँ मिला, आपने छोड़ दिया उस चीज को। हाँ। फर्स्ट पेपर में कौन सी मेजर प्रॉब्लम आई? ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पेपर सभी को पढ़ना होता है, तो फर्स्ट पेपर के लिए आपकी प्रॉब्लम क्या थी और आपने उस प्रॉब्लम को कैसे डील किया? स्नेहा। सर जैसे मैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हूँ, तो सर फर्स्ट पेपर में ऑब्वियस प्रॉब्लम हमारा मैथ्स है, डीआई सेक्शन है और लॉजिक रीजनिंग है। तो सर उसमें मैंने क्या किया, आपकी जो मैराथन की क्लासेस थी वो मैं पूरा देखती थी स्टार्टिंग से लास्ट। और सर जैसे रिलायबल सोर्स आप पर ही मैं फुल्ली डिपेंडेंट थी, घर पे भी सबको पता चल गया था कि आप तलवीर सर है, मैं उनकी क्लास देखती हूँ। तो जैसे कभी अगर मिस भी हो जाता था सर, तो मम्मी कहती थी कि सर की क्लास आज नहीं देख रही हो, ऐसे। तो सर जैसे डीआई और बाकी सब मैथ वालों की मतलब मैथ के लिए मैंने आपको ही फॉलो किया, और एमसीक्यू देखा। केवीएस मदन की जो बुक थी बस वही थी मेरे पास। तो बस वही थोड़ा बहुत सर प्रैक्टिस किया। डीआई आपने जो जैसे कहा था उस तरह से पहले एवरेज उसमें से देखा, परसेंटेज सीखा, पार्ट्स में सीखा, उसके बाद डीआई सॉल्व करना बहुत इजी हो गया था। तो सर मैं ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स को वही बोलूंगी, पहले पार्ट्स में मैथ सीखे, इट विल बी वेरी। तो सर पेपर 1 में वो थोड़ा टफ पार्ट था, बट मैंने ओवरकम कर लिया। कहीं ना कहीं प्रैक्टिस से सब हो जाएगा, वट एवर द प्रॉब्लम इज। अगर आप एक सही अप्रोच इस्तेमाल करोगे, आप चीजों को सही तरीके से समझने की, उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे, तो सब अपने आप सही हो जाएगा। मुस्कान, आपके लिए चैलेंज सर क्या? अपना वीक पॉइंट हम अगर समझ जाए तो। जी जी ठीक है। सर मेरे लिए आरसी प्रॉब्लम नहीं था कभी भी, और मेरे लिए मैथ्स भी इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं था। मेनली जो थियोरेटिकल पार्ट होता है, जो फैशन हुआ या इन्वायरमेंट हुआ, तो ये थोड़ा क्या होता है, वैसे तो इजी है बहुत, बट ये याद नहीं रहती चीजें, ये भूल जाते हैं। तो इजी है समझना एक बार, बट आई थिंक उसका रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। उसको बार बार पढ़ना, निमोनिक्स के थ्रू पढ़ना, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से पढ़ना, क्रिस्प नोट्स बनाना, जैसे भी आपको याद रहता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन या कैसे भी। तो वो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि मैंने फिर उसको ऐसे ही ओवरकम किया कि मैं उसके रिविजन ज्यादा करने लग गई, और मैंने एमसीक्यूज उसके बहुत सॉल्व किए। तो उससे क्या होता था, गलतियां होती थी तो फिर आप वापस यू गो बैक। आई थिंक रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत अच्छा अप्रोच रहता है, तो उससे बहुत ज्यादा आप सीख जाते हैं और माइंड में रह जाता है। तो मेरा यही प्रॉब्लम था, बाकी मैथ्स डीआई ये सब मेरे लिए इतना कभी मेजर इशू रहा नहीं है। तो मेरा यही था थ्योरेटिकल पार्ट। देखिए, रिवर्स इंजीनियरिंग हम पढ़ते हैं, बट आपने उसकी एप्लीकेशन की है। मैं पहली बार किसी स्टूडेंट से इस चीज के बारे में सुना कि उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच को अपनी प्रिपरेशन में इस्तेमाल किया। काफी अच्छी चीज है। हमेशा आप आगे नहीं बढ़ सकते, कई बार आपको अपनी प्रिपरेशन में बैक हाँ जाना पड़ता है, चीजों को सही करने के लिए, चीजों को सुधारने के लिए। हाँ जो एस्पिरेंट्स हैं, जो हमारे लर्नर्स हैं, वो देख रहे हैं, तो वो इन सारी चीजों से सीखने की कोशिश करें कि जो टॉपर्स हैं, आप भी कल इस स्टेज पे आओगे, कल आप लोगों ने भी यहीं पे आके अपनी इंटरव्यूज देनी है, बट उसके लिए वो डेडिकेशन, वो लेवल है, वो आपका होना चाहिए। अगर आप उस चीज को नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप लैग कर जाओगे। ये तो रही आपकी पेपर 1 की बात, या पेपर 1 में जो भी आपको प्रॉब्लम्स आई। स्नेहा, इंग्लिश, आज सुबह ही हमने एक इंटरव्यू किया था, दक्षता का किया था, उन्होंने भी इंग्लिश में अपना जेआरएफ क्लियर किया है। इंग्लिश के बारे में ज्यादातर मुझे ये सुनने को आता है कि सर इंग्लिश का जेआरएफ तो बस इंग्लिश का तो नेट ही नहीं होता, जेआरएफ तो फिर बहुत बड़ी बात है। बट इस बार हमने प्रूव कर दिया कि नहीं, अगर मेहनत करेंगे, सही तरीके से बच्चे फॉलो करेंगे तो सब होगा। ठीक है, हमारे पास इंग्लिश के बहुत सारे टॉपर्स हैं, कुछ टॉपर्स की वीडियो हम डाल चुके हैं और कुछ की अभी आ रही है। आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी सेकंड के लिए? स्पेसिफिक अगर कोई स्पेसिफिक बुक फॉलो की है, ठीक है, आप अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बताइए। सर हम लोग इंग्लिश में जैसे लैग हो जाता है सर, उसी वजह से कि पेपर 1 पे हम ध्यान नहीं दे पाते। पेपर 2 बहुत वास्ट रहता है, तो उसे कंप्लीट करने में पूरा समय चला जाता है। तो सर मैंने इस पर मतलब पेपर 1 पे इक्वली ध्यान दिया,
तो इस वजह से मेरा कहीं ना कहीं थोड़ा मेकअप हो गया। और सर पेपर 2 के लिए जैसे कोई सोर्स है नहीं, तो उसके लिए सर हमें खुद से ही पढ़ना पड़ता है। मैंने सर स्टार्टिंग से क्या किया, अपने एमए के सिलेबस को बहुत डिटेल में पढ़ा, क्लासेस अटेंड किए थे यूनिवर्सिटीज में, यूनिवर्सिटी में मेरे, तो वो तो हो गया उधर। और सर मैं हमारे इंग्लिश में जो होता है वो ब्रिटिश हिस्ट्री पे ध्यान देना पड़ता है सबसे पहले। सर उसके लिए मैंने 2 ही हिस्ट्री की बुक पढ़ी थी, लॉन्ग की बुक और एक एडवर्ड एल्बर्ट की बुक। तो सर वो दोनों को ही मैंने डिटेल में करा, ऐसा नहीं कि मैं 5 बुक से पढ़ूं, तो मैंने 2 बुक को ही बहुत डिटेल में पढ़ाई किया, उसको मैंने खत्म किया पहले। और सर उसके बाद हम धीरे धीरे जैसे लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो बहुत काम आते हैं, तो कीप इट हैंडी, उसको देख करके एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि कहाँ से एनटीए वाले ज्यादा क्वेश्चन दे रहे हैं। तो सर मैंने कुछ नॉवेल्स सेलेक्ट किए, कुछ प्लेस सेलेक्ट किए जिससे ऑलमोस्ट एवरी ईयर क्वेश्चन आए हैं, तो उसको मैंने डिटेल में रीड किया। फिर सर लिटरेरी टर्म्स के लिए मैंने जो बुक यूज की वो एम ए आर हबीब की बुक थी और एम एच अब्राहम्स की बुक, ये 2 बुक मैंने पढ़ा। पीटर बैरी की बुक जो ऑलमोस्ट सभी के पास है वो भी पढ़ा। और सर मैंने विकीपीडिया का यूज किया, बाकी जो फ्री सोर्सेस है वो यूज किया, यूट्यूब पे देखा, लेकिन खुद के नोट्स बनाए, मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया। तो वो जो एक पर्सनल टच आ जाता है हैंड रिटन नोट्स पे, वो मेरा रहा। और सर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंटिन्यू किया लास्ट तक, मतलब लास्ट एग्जाम देने से पहले भी मैं वो रीड करके ही गई थी। तो सर ऐसे कहीं ना कहीं मतलब हमें खुद का एक पर्सनल अप्रोच बनाना पड़ता है जो सबको सूट करे। और इंडियन लिटरेचर और अमेरिकन लिटरेचर बहुत लोग छोड़ देते हैं, तो उस पर भी ध्यान देना है। जैसे हर एक टॉपिक थोड़ा बहुत ही टच हो, लेकिन करके जाना है, सिलेबस इनकम्प्लीट ही रह जाता, बट स्टिल कुछ नॉलेज रहे तो वो हेल्प हो जाती है वहाँ पर। सर तो यही मेरा अप्रोच था। जी जी, तो जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने इनकी सजेशन को समझा होगा, जो भी बुक्स के नाम वगैरह इन्होंने बताए हैं, जो भी ऑथर्स के नाम बताए हैं, डेफिनेटली कुछ स्टैंडर्ड बुक्स ही होंगी, सब बच्चों को पता भी होगा इन किताबों के बारे में, बट स्टिल जी सर। कहीं ना कहीं लैग कर देते हैं हम इन किताबों को पढ़ने के लिए, या फिर हम सही तरीके से नहीं पढ़ पाते। मुस्कान आप बताइए, कॉमर्स के लिए क्या अप्रोच रही? सर एक तो मैंने कोई बुक्स नहीं पढ़ी ग्रेजुएशन की, इसकी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ आपकी क्लासेस ज्वाइन की थी और मैंने डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ उसको फॉलो किया था। मैंने कॉमर्स के लिए उसके अलावा कुछ भी फॉलो नहीं किया, बिकॉज वो ही कर लो, आई थिंक वही इनफ है, उसमें ही निकल जाएगा। तो मेरा बस यही था कि आपको मैं अच्छे से फॉलो करती थी, वो मेरा इंपॉर्टेंट था। दूसरा वही जैसा मेरा पेपर 1 का था वैसे ही मेरा पेपर 2 का था, रिविजन करना, कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होने चाहिए, आई थिंक वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉमर्स में। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके बाद वही रिविजन करना, एमसीक्यूज करना। तो मेरा अप्रोच वही था। और आई थिंक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है गूगल कर लीजिए, जैसे आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है या कुछ भी, तो आप गूगल कर लो खुद से। हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो वो चीजें समझ आ जाती है, अगर वो समझ नहीं भी आ रही है तो भी। और नहीं तो थोड़ी बहुत वीडियोस देख लो, जो कुछ कुछ टॉपिक्स अगर आपको नहीं समझ आ रहे तो आई थिंक वो इजीली कर सकते हो, उसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। डेली थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आप वो कर लो। बाकी मेरा अप्रोच वही था, पेपर 1 हो पेपर 2 हो, एमसीक्यूज करना, रिविजन करना और कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आई थिंक मैंने उसके अलावा कुछ नहीं किया। और बस एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे लिए दोनों पेपर में इंपॉर्टेंट थे, सिलेबस दोनों में इंपॉर्टेंट था, तो मेरा सेम ही अप्रोच था। ओके, तो कहीं ना कहीं फिर से वही बात मुझे रिपीट करनी पड़ रही है कि वही कॉम्बो चल रहा है, लाइक आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, यू कांट स्किप एनीथिंग। हाँ, रिवीजन कुछ हो भी चाहे नहीं। एमसीक्यू हो चाहे कंसेप्ट्स हो चाहे मॉक्स हो, हर चीज पे हमें बराबर ध्यान देना पड़ता है। एक और क्वेश्चन जो मेरे माइंड में इस टाइम पे आ रहा है वो क्या है कि हमारी प्रिपरेशन के 2 फेज हैं, बिफोर एग्जाम एंड ड्यूरिंग द एग्जाम, राइट? हमें दोनों चीजों के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है, मेरे पास अलग अलग तरीके के 2 केस हैं। एक बच्चे ने प्रिपरेशन बहुत अच्छी की बट पेपर में परफॉर्म नहीं कर पाया। एक बच्चा था जिसकी प्रिपरेशन कुछ खास नहीं थी बट उसने पेपर में अच्छा परफॉर्म किया। तो डेफिनेटली रिजल्ट उसी का अच्छा होगा जिसने पेपर में अच्छा परफॉर्म किया। वो फर्क नहीं पड़ता कि उसकी कितनी प्रिपरेशन थी या नहीं थी, वो आप उसको एग्जाम का स्ट्रेस ले लीजिए, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के फैक्टर्स ले लीजिए, वो कुछ भी हो सकता है। तो पेपर से पहले की प्रिपरेशन तो आप लोगों ने अपना बता दिया कि आपने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन की। पेपर के लिए अपना माइंड मेकअप कैसे किया, या पेपर में बैठ के अपने आप को स्टेबल रखना, वो जो 3 घंटे का टाइम होता है वो कैसे किया? स्नेहा। सर मेरा एग्जाम 1 अक्टूबर को था, उससे पहले कई पेपर्स हो चुके थे। तो जैसे आपने स्टार्ट किया था सर एक सीरीज एम फॉर जेआरएफ बिफोर पेपर, तो मैं वो फॉलो करती थी रेगुलरली। बाकी सब्जेक्ट्स के पेपर 1 मतलब मैं आप
आपकी क्लासेस से देख लेती थी, तो मतलब एक वेग आइडिया हो जाता था कि किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। तो सर वो मैंने एक भी मिस नहीं किया। आप जितने पेपर्स को आपने सॉल्व कराया है, फर्स्ट एनटीए के पेपर से लेकर मेरे पेपर तक, मैंने वो पूरा देखा, तो उससे सर एक आइडिया हो गया। और जैसे मैंने कुछ हायर एजुकेशन, सर एक आपके क्लास से एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया था, तो वो सर मैं एग्जाम हॉल गई तो मैं मतलब थोड़ी नर्वस थी, तो मैंने आपके वॉइस में क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट किया सर। और वो जो आप बोलते हैं ना कि बच्चे डरो मत हो जाएगा, तो सर ये बार बार इको कर रहा था मेरे माइंड में। तो मैंने ऐसे बिना नर्वस हुए स्टार्ट किया, तो सर कुछ क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन आ गए थे आपके यूट्यूब वीडियो से डायरेक्टली। तो वैसे ही सर मैं बिना नर्वस होकर पहले प्रैक्टिस करके ही गई थी, तो वो सब काम आया। और सर जो मुझे आता नहीं था उसको मैंने उस वक्त लीव कर दिया, फिर मैंने स्ट्रेस नहीं लिया। फिर जब मेरा ओवरऑल पेपर कंप्लीट हुआ, फिर से मैं उस क्वेश्चन पे गई, तो थोड़ा टाइम लगा बट वो सॉल्व हो गया, और जो बिल्कुल नहीं हुआ उसे मैंने छोड़ दिया। तो सर ये अप्रोच रहा मेरा पेपर 1 में, और पेपर 2 में भी सिमिलर ही अप्रोच था। और सर वो जो थोड़े नर्वसनेस हो जाती है वो मैंने नहीं लिया था बिल्कुल भी। आपकी वीडियोस कंटिन्यू देखते रही, तो एक कहीं ना कहीं वॉइस मतलब इको कर रही थी दिमाग में कि हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। सर लास्ट में जब मैंने पेपर दिया तो मेरे में मतलब बाकी मैं फीलिंग्स नहीं बता सकती हूँ सर, पता नहीं क्या थे, मैं कंफ्यूज थी, थोड़ी सी डर गई थी, लेकिन एक फीलिंग जो थी कि मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ पेपर देख के। ऐसा कुछ नहीं कि मतलब मुझे रिग्रेट रहा। तो सर उसके बाद घर आकर भी मैंने सबको यही बोला दैट आई एम सेटिस्फाइड। तो उसके बाद सर रिजल्ट में वो रिफ्लेक्ट हुई है। चलिए, बहुत अच्छी बात। मुस्कान, आपने पेपर के स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया? आई थिंक पेपर के स्ट्रेस को हैंडल करना पेपर के दिन नहीं होता है, सिर्फ वो पहले से स्टार्ट हो जाता है। तो आई थिंक जो आपका एग्जाम टाइम है, जो मैंने फॉलो किया, वो जो एग्जाम टाइम होता है ना आपका, जिस भी टाइम पे आ रहा है, उसी टाइम पे रोज बैठ के, मतलब एटलीस्ट एग्जाम के 10 दिन पहले से आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करिए पूरे। तो जब हम रेगुलर बेसिस पे, जैसे आपने 10 दिन भी वो कर लिया, तो एग्जाम डे पे आपको ऐसा कुछ नया नहीं लगेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे क्या हो गया, क्योंकि आपको एक आदत हो जाएगी, आपकी माइंड को, आपकी बॉडी को इस टाइम पे एग्जाम देना है। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि एग्जाम के दिन जो आप कर चुके वो कर चुके, अब कुछ नहीं कर सकते। मतलब जिस दिन एग्जाम में जो पढ़ना था करना था वो हो चुका है, अब कुछ नहीं है। तो बेस्ट ये, काम माइंड रहो, मस्त रहो, जाओ और एग्जाम दे के आ जाओ। और आई थिंक एक बार एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं उसके बाद तो इतना सोचने में ही नहीं आता है, बिकॉज इतना फटफट टाइम जाता है, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो इतना दिमाग ही नहीं लगता है क्या हो रहा है क्या नहीं, आसपास लोग है, ये वो है। तो आई थिंक इतना होता नहीं है, बस ये है कि काम रखो, अपने आप को समझाओ, आपके पेरेंट्स है, फ्रेंड्स है, जिनके साथ भी जा रहे हो, आई थिंक एक मॉरल सपोर्ट वो रहता है, तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो आप अपने मम्मी पापा के साथ जा सकते हो या उनसे बात करो, तो आई थिंक वो मॉरल सपोर्ट रहता है। बाकी बिलीव इन योर सेल्फ कि आपने अपना बेस्ट दिया है, अपना प्रिपरेशन जो करना था वो कर चुके हो आप, तो वहां जाके भी अपना बेस्ट देना है। तो बस यही। और आई थिंक ये ट्रिक बहुत अच्छी है जो सबको करनी चाहिए कि एग्जाम के 10 दिन पहले से ही रोज उसी टाइम पे एग्जाम दो, 3 घंटे बैठ के। तो आई थिंक वो बहुत बहुत बेनिफिशियल होता है, कुछ ऐसा नहीं लगता अरे क्या हो गया। तो कहीं ना कहीं ये एक नया पॉइंट है वो सामने आया कि अपने माइंड मेकअप के लिए या अपने आप को उस चीज के लिए हैबिचुअल बनाने के लिए आप ये चीज भी कर सकते हो। ठीक है, आई नो ये सबके लिए वर्क नहीं करेगी, बट स्टिल यू कैन ट्राई। अगर आप कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ इससे कोई फर्क पड़ता है, देन यू शुड ट्राई। और ये तो अभी तो करने का कोई मतलब नहीं है, पेपर से अभी नहीं 15 दिन मतलब, पहले हाँ। आप इस चीज को कर सकते हो। चलिए देखिए, बातें तो बहुत हैं करने के लिए, बट क्योंकि टाइम हमारे पास इतना ही है, इससे ज्यादा हम बात नहीं भी कर सकते। फिर भी स्टिल हमने कोशिश की है कि हर एस्पेक्ट के बारे में बात करें, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, रिवीजन हो, एमसीक्यू हो, डिफिकल्टीज हो, एग्जाम स्ट्रेस हो, अप्रोच हो, हर चीज को हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। और आपने बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को एक्सप्लेन भी किया है। अब मैं चाहता हूं कि लास्ट में आप एक हमारे लर्नर्स के लिए मैसेज जरूर दीजिएगा कि उनको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, या उनको किस तरीके से अपनी अप्रोच रखनी चाहिए आने वाले एग्जाम में। स्नेहा। मेरा अप्रोच यही रहा कि सर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गई, तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि करना है तो करना है। सर मैंने सोर्सेस देखे पहले, बाकी अपना पोटेंशियल भी देखा कि मैं कितने दूर मैं प्रिपेयर्ड हूँ। तो वहां से मैंने स्टार्ट किया, और सर आई डिडंट लुक बैक कि मेरा ये बाकी रह गया वो बाकी रह गया। मैंने खुद के नोट्स बनाए, जैसे आप हमेशा कहते हैं क्लास में, फ्लो चार्ट यूज किया। और सर मैंने सोच किया कि मुझे करना ही है, और जेआरएफ मतलब मेरा होने ही वाला है।
तो ये सोचकर मैंने कर दिया बस। तो सर डरना नहीं है, दैट इज बिलीव इन योरसेल्फ। मुस्कान, आपका मैसेज। आई थिंक सबसे पहले तो जो जिनका नहीं हुआ है, डिसहार्टन बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम है, फेलियर सक्सेस इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। मेरे पापा हमेशा एक बात कहते हैं कि या तो आप सीखते हो या आप जीतते हो, तो हारते तो हो ही नहीं आप कभी। तो आई थिंक जो भी आपने गलतियां की है, सबसे पहले माइंड एकदम शांत करके इंट्रोस्पेक्ट करिए कि कहाँ पे आप लैक कर रहे हैं। कंसेप्ट्स में प्रॉब्लम है, रिविजन में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है, एग्जाम में स्ट्रेस में आ गए। पहले एरिया फाइंड आउट किए कहाँ पे लैक कर रहे हैं, एंड देन उस पर वर्क करिए, एंड धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मूव करिए। एक दिन में सब कुछ करना है ऐसा बिल्कुल कोशिश मत करिए। एक स्ट्रैटेजी बनाइए, प्लान बनाइए, स्केड्यूल बनाइए, एंड आई थिंक डिसिप्लिन से और कंसिस्टेंसी से उसको फॉलो कीजिए, बिकॉज डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आई थिंक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और उसके साथ साथ पेशेंस, बिकॉज जर्नी बहुत लंबी होती है। किसी का एक बार में हो गया तो ठीक है, तो भी उसको 6 महीने तो मिनिमम लगते ही लगते हैं, नहीं तो 2 बार 3 बार जो भी है। तो पेशेंस रखिए, अपने आप में बिलीव रखिए, और हमेशा अपने मम्मी पापा से, टीचर्स, गुरु जो भी हैं आपके, उनमें बिलीव रखिए, उनसे बात कीजिए, और अच्छे लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। जो लोग आपको डिमीन करते हैं या बुरा बोलते हैं या जो भी नेगेटिविटी है, उससे आई थिंक दूर रहिए। प्लस सोशल मीडिया वगैरह आई थिंक छोड़ दीजिए थोड़े टाइम के लिए। ये सब डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप्स, ये सब कुछ नहीं। जस्ट अपनी पढ़ाई, अपना जो भी प्लान है उसको डेडिकेटेडली फॉलो कीजिए, और उसमें बिलीव कीजिए कि यही मुझे जेआरएफ दिलाएगा। सो आई थिंक दैट्स इट। बात आपने अपना अपना मैसेज दिया, तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे साथ बात करने के लिए, हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए। और एक बार फिर से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको अपने जेआरएफ के लिए। स्नेहा आपको भी और मुस्कान आपको भी। इसी तरीके से थैंक यू सो मच सर। मेहनत करते रहिए और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाते रहिए। थैंक यू सर। ये थे हमारे आज के टॉपर्स, स्नेहा प्रसाद और उसके साथ मुस्कान गोदिका, जिन्होंने अपने अपने सब्जेक्ट में, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में अपना जेआरएफ क्लियर किया है। आई होप कि इस छोटी सी इंटरव्यू से आपको बहुत सारे पॉइंट्स सीखने को मिले होंगे, बहुत सारे आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। ऐसे और बहुत सारे शूट्स हैं, ऐसी और बहुत सारी डिस्कशंस है, वो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। मैं हर वीडियो में आपको यही बोलता हूँ कि इन वीडियोस को वीडियो की तरह ना देख के इनसे सीखने की कोशिश किया करो, देखा करो कि ये टॉपर्स ने क्या किया था, आप लोग कहाँ पे लैग कर रहे हो, तो ये सीखने की कोशिश किया करो। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।